हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है स्टडी कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आपको पता है, यूपी बोर्ड का टाइम टेबल आ गया है। 22 फरवरी से आपके एग्जाम्स हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज स्टार्ट की है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है आपका कंपनी अकाउंट्स, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। इससे हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं, चाहे थ्योरी का हो या प्रैक्टिकल का हो, और एमसीक्यू के क्वेश्चन भी इससे रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आज हम चालू करते हैं कंपनी अकाउंट्स का अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी का क्या मतलब होता है, कंपनी के बारे में जानते हैं, कंपनी क्या होती है। क्योंकि पेपर में आपके कंपनी की डेफिनेशन पूछता है, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है, ये सारी चीजें आ जाती हैं आपकी। ठीक है, तो देखिए कंपनी की डेफिनेशन जो है, अगर हम वर्ड में इसको तोड़ने की बात करें तो कंपनी शब्द दो वर्ड से मिलकर बना है, कम प्लस पैनी। ठीक है, कम का मतलब होता है टुगेदर और पैनी का मतलब होता है ब्रेड या रोटी। ठीक है, देखो पहले जो कंपनी का मतलब होता था, तो जो बिजनेसमैन होते थे वो साथ में मिलके जब बैठते थे तो डिनर वगैरह करते थे, तो बिजनेस रिलेटेड बातें करते थे, तो वहीं से कंपनी वर्ड बन के आया है। ठीक है, अब बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर which is registered under Companies Act 2013 or any other previous company act। ठीक है, देखिए पहले जो कंपनी एक्ट था 1956 था, फिर उसमें काफी सारे अमेंडमेंट हुए, तो इसलिए अब नया कंपनी एक्ट कौन सा आ गया, 2013 आ गया। तो ये डेफिनेशन आपको एग्जैक्ट एज इट इज लिख के आनी है। ठीक है, जिससे आपके नंबर क्या हो, अच्छे आए। उसके बाद हम देखते हैं कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो दो चार इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। पहला होता है आपका, देखिए सेपरेट लीगल एंटिटी। ओके, सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी का जो अस्तित्व होता है वो क्या होता है, अपने ओनर से अलग होता है, पृथक होता है। मतलब कि अगर कंपनी कोई ओनर चला जाए या किसी की डेथ हो जाए तो कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी क्या रहेगी, चलती रहेगी। ठीक है, दूसरा होता है आपका कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब होता है, देखिए मुहर। ठीक है, जब कंपनी कोई डॉक्यूमेंट इशू करती है तो कंपनी के नाम की उसमें सील लगाई जाती है, मुहर लगाई जाती है, तो वो कैसा माना जाता है कि कंपनी ने इशू किया है। ठीक है, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ओके, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इसका मतलब होता है कि कंपनी का क्रिएशन कैसे हुआ है, बाय लॉ के द्वारा हुआ है, और अगर बाइंड अप करना है, बंद करना है, तो बंद भी कैसे होगा, लॉ के द्वारा होगा। ठीक है, फिर है आपका लिमिटेड लायबिलिटी, ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है, लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि जितने इसके शेयर होल्डर है या ओनर है, उन्होंने जितने रुपए तक के शेयर खरीदे हैं उतने तक की उनकी लायबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी। ठीक है, तो इसके दो चार फीचर्स हैं, आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे कि सेपरेट लीगल एंटिटी है, कॉमन सील है, आर्टिफिशियल पर्सन है और लिमिटेड लायबिलिटी है। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी की। तो ये थी कंपनी के डेफिनेशन और उसके क्या थे, आपके फीचर्स थे। ठीक है, अब बात करें टाइप ऑफ कंपनी के। कंपनी के टाइप्स देखिए कैसे है, जो ब्रॉडर टर्म में इनको बांटा गया है, तो तीन तरह की होती हैं। पहला है आपका, देखिए अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी। फिर है आपका कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी। देखिए जो अनलिमिटेड कंपनी होती है उसका एग्जिस्टेंस अब इंडिया में नहीं रहा। ठीक है, अनलिमिटेड कंपनी का मतलब होता है जो इसके मेंबर रहेंगे उनकी लायबिलिटी क्या रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी। मतलब कि अगर कंपनी बंद हो रही है, ठीक है, तो उसके जो लोन है, लायबिलिटी है, वो आपकी ओनर के पर्सनल प्रॉपर्टी से भी क्या होंगे, फुलफिल किए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की कंपनी अब इंडिया में नहीं है और ना ही इनकी लीगल अब मान्यता रह गई है। ठीक है, अब बात करते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की। तो इसके अंदर आते हैं तीन आपके, प्राइवेट कंपनी, ठीक है, फिर है आपका पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी,
फिर है आपका ओपीसी, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं 1% कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब होता है कि जितने रुपए के आपने शेयर खरीदे हैं उतने तक की आपकी क्या रहेगी, गारंटी रहेगी, ठीक है, उतने ही तक आपकी क्या रहेगी, लायबिलिटी रहेगी। मतलब आपने जितने से कंपनी को गारंटी दे दी कि भाई आप कंपनी के ऊपर कोई मुसीबत आएगी या बंद होने का टाइम आएगा तो हम इतने रुपए तक फुलफिल करेंगे, तो उतने रुपए तक आपकी क्या रहेगी, जिम्मेदारी रहेगी। अब देखते हैं जो आपको मेन पढ़ना है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है। तो पहला है प्राइवेट कंपनी, दूसरा है पब्लिक कंपनी, तीसरा है 1% कंपनी। देखिए प्राइवेट कंपनी का जो सेक्शन है वो सेक्शन है 268, पब्लिक कंपनी का जो सेक्शन है वो सेक्शन है 271 और ओपीसी का जो सेक्शन है वो सेक्शन 262, ठीक है। देखिए प्राइवेट कंपनी जो होती है वो अपने नाम के लास्ट में क्या लगाती है, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना उसको जरूरी है, ठीक है। और प्राइवेट कंपनी क्या है, शेयर इशू नहीं कर सकती, ना ही प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। भाई प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है जैसे शादी होने के पहले निमंत्रण दिया जाता है, वैसे ही शेयर इशू करने के पहले प्रोस्पेक्टस दिया जाता है। भाई शादी के कार्ड में सारी चीजें बताई जाती हैं, कहाँ पे शादी होनी है, कहाँ पे फंक्शन होना है, वैसे ही यहाँ प्रोस्पेक्टस में क्या बताते हैं कि भाई आपके जो शेयर है उसका जो पैसा होगा या कैपिटल मिलेगी वो कहाँ पे यूज किया जाएगा, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, सारी चीजें इसमें बताई रहेंगी, ठीक है। फिर हम देखते हैं, और ये इसके जो ये शेयर इशू नहीं कर सकती है, दूसरा मैंने आपका फीचर बताया। और इसका फीचर क्या है, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो मिनिमम कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं इसके, 200, ओके। प्राइवेट कंपनी के जो मिनिमम मेंबर्स हैं वो कितने रहते हैं, 2 और मैक्सिमम कितने होते हैं, 200। एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी भी कुछ किताबों में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स बताया गया है वो कितना बताया गया है, 50 बताया गया है, ठीक है। 50 था ये 1956 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो आपका अभी का है कंपनी एक्ट 2013 उसके अकॉर्डिंग कितना है आपके मेंबर, मैक्सिमम 200 रहेंगे, ठीक है। तो ये शेयर इशू नहीं कर सकते, लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाना जरूरी है, ये सारी चीजें इनको फुलफिल करनी पड़ती है, ठीक है। अब हम देखते हैं पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या होती है, देखिए पब्लिक कंपनी अपने नाम के लास्ट में क्या लगाती है, लिमिटेड वर्ड लगाना जरूरी होता है इनको, ठीक है। और ये क्या है, शेयर भी इशू कर सकते हैं। जब शेयर इशू कर सकते हैं तो इसका मतलब प्रोस्पेक्टस भी इशू कर सकते हैं, ठीक है। जो इनके मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं आपके 7, ओके। और मैक्सिमम की इसमें कोई लिमिट नहीं है। भाई मैक्सिमम में लिमिट इसलिए नहीं है कि भाई जितने शेयर इशू करेंगे तो ये डिसाइड नहीं होता भाई कितने शेयर होल्डर इसको खरीदेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है, ओके। ये शेयर भी इशू कर सकते हैं और लिमिटेड वर्ड इनको लास्ट में लगाना जरूरी है। मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम क्या होती है, मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती। तो ये है आपकी क्या, पब्लिक कंपनी, ठीक है। अब बात करते हैं ओपीसी की, जिसको कहते हैं हम 1% कंपनी। इसका सेक्शन क्या है, 262। देखिए ओपीसी जो है अभी अभी 2013 में ही आया है। जब कंपनी 2013 है उसके पहले ओपीसी का कोई अस्तित्व नहीं था। ओपीसी को बोलते हैं क्या, 1% कंपनी, ठीक है। मतलब एक आदमी ही क्या होता है, इसमें जो मैक्सिमम, अब एक चीज ध्यान रखिए, इसको अपने नाम के लास्ट में क्या लगाना जरूरी है, ओपीसी वर्ड लगाना जरूरी है, ठीक है। अपना जैसे कंपनी का नाम लिखा उसने और फिर लास्ट में उसे क्या लिखना पड़ेगा, ओपीसी लिखना पड़ेगा। इसमें मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं, केवल एक ही होते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिनिमम एंड मैक्सिमम कितना रहेगा आपका, 1 मेंबर ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये थे आपके टाइप ऑफ कंपनीज, ठीक है। अब हम देखते हैं शेयर की तरफ। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी कभी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस पूछ लेता है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम देखते हैं शेयर के बारे में थोड़ा सा, फिर शेयर कैपिटल के बारे में, और फिर हम जर्नल एंट्रीज की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं शेयर, ठीक है। अब ये शेयर क्या होता है, देखो जो कंपनी होती है उसकी जो कैपिटल होती है, ठीक है, वो छोटे छोटे पार्ट में बटी होती है। वही छोटा पार्ट क्या कहलाता है, शेयर कहलाता है। मतलब इट इज द पार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ कंपनी, स्मॉलेस्ट पार्ट आप कह सकते हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, है ना। ये लीजिए कैपिटल ऑफ कंपनी, है ना। भाई मान लीजिए कंपनी की जो कैपिटल है वो टोटल कितनी है, 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपीज है, ठीक है। अब इसको हमने 1000 रुपए वाले शेयर में क्या कर दिया, बांट दिया, ठीक है। तो कितने शेयर बन के आएंगे आपके, 1000 शेयर्स बन के आएंगे। तो भाई आपने कैपिटल को क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, और यही छोटा टुकड़ा क्या कहलाया, शेयर कहलाया। और इस छोटे टुकड़े को जो होल्ड करता है, जो रखता है, वही क्या कहलाता है, शेयर होल्डर कहलाता है, ठीक है। तो देखिए शेयर का वर्ड जो मीनिंग है उसको समझना आपको जरूरी है।
ओके, तो जो इस शेयर को होल्ड करता है वो क्या कहलाता है, शेयर होल्डर कहलाता है। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं आप, शेयर होल्डर्स बोलते हैं। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ शेयर्स। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन आए तो उसमें कई बार ध्यान से नहीं पढ़ने की वजह से आप गलती कर देते हैं। उसमें ये देखना है कि भाई टाइप ऑफ शेयर पूछ रहा है कि टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल पूछ रहा है, क्योंकि इन दोनों में अंतर होता है। ठीक है, तो पहले हम टाइप्स ऑफ शेयर देखते हैं, फिर हम देखते हैं टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, तो हम देखते हैं टाइप ऑफ शेयर के बारे में। कितने टाइप के शेयर होते हैं ये पता है आपको, या पता होना भी चाहिए। ठीक है, तो टाइप ऑफ शेयर की जब हम बात करते हैं तो दो तरह के होते हैं। ठीक है, देखिए पहला होता है आपका इक्विटी शेयर, जिसको आप बोलते हैं समतांश। दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर, जिसको हम बोलते हैं पूर्वाधिकार। इक्विटी का मतलब क्या हुआ, समता अंश, और प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या हुआ, पूर्वाधिकार अंश। ओके, देखिए इनके नाम से स्पष्ट है, इनको क्या मिल रहा है, पूर्वाधिकार मिल रहा है। कैसा पूर्वाधिकार मिल रहा है, कैसा प्रेफरेंस, कैसी प्रायोरिटी मिल रही है। देखिए दो तरह की प्रायोरिटी मिलती है। पहला क्या होता है, इनको डिविडेंड मिलता है पहले, डिविडेंड मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर के पहले। और दूसरा कब मिलता है, जब कंपनी वाइंड अप होने वाली होती है, तो जो इनका पैसा है ना वो इक्विटी शेयर होल्डर वालों से पहले लौटाया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, इसका नाम से ही आपको ध्यान रखना है पूर्वाधिकार। इनको पूर्वाधिकार होता है किनसे, इक्विटी शेयर होल्डर से। ठीक है, तो ये है आपके क्या, इक्विटी शेयर्स, और ये आपके प्रेफरेंस शेयर। अच्छा, अब इक्विटी शेयर की बात करते हैं, तो इन्हें सबसे लास्ट में क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। ठीक है, सबसे लास्ट में मतलब कि जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया जाएगा उसके बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा, और जब कंपनी बंद होने का टाइम आएगा तो इनको इक्विटी शेयर होल्डर के बाद पैसा मिलेगा। लेकिन बात करें रियल ओनर की, तो रियल ओनर कौन होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर आपके क्या होते हैं, रियल ओनर होते हैं। रियल ओनर का मतलब होता है कि हर मामले में क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। मतलब कोई भी डिसीजन अगर लेना होगा तो वोटिंग कौन करेगा, उसके लिए इक्विटी शेयर होल्डर ही करेंगे। ठीक है, तो इनका देखिए एक बेनिफिट है तो एक नुकसान भी है। भाई इनका नुकसान क्या है, इनको डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद मिल रहा है, हो सकता है उसके बाद डिविडेंड ना बचे, और कंपनी की जब बंद होने का टाइम आता है तो सबसे लास्ट में इनको क्या दिया जाता है, जो इनका पैसा रहेगा या कैपिटल रहेगी वो लौटाई जाएगी। लेकिन इनका फायदा ये रहा कि भाई इन्होंने वोटिंग दी, ये रियल ओनर माने जाते हैं कंपनी के। ठीक है, कोई भी डिसीजन लेना हो तो यही क्या करते हैं, वोट डालते हैं। अब बात करते हैं जो प्रेफरेंस शेयर है, तो इनका एक नुकसान क्या हुआ कि ये वोट नहीं दे सकते हर मामले में, केवल उन्हीं मामले में या उन्हीं चीजों में, उन्हीं मैटर्स में वोट दे सकते हैं जो इनसे रिलेटेड हो। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, कंपनी एक्ट 2013 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें एक बात आई है कि अगर इनको 2 इयर्स तक, कितने इयर्स तक, 2 इयर्स तक डिविडेंड नहीं दिया जा रहा है लगातार 2 सालों से, तो ये किसी भी मामले में वोट दे सकते हैं। ये इसका अमेंडमेंट है। ठीक है, ये जरूर आप ध्यान रखिएगा। क्या अमेंडमेंट है कि भाई अगर 2 इयर्स तक इनको डिविडेंड नहीं मिला है तो ये किसी भी मामले में क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके इक्विटी और ये है आपके प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, इनका डिफरेंस भी आपको देख के जाना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन अभी तक का कौन सा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, एंड व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफरेंस शेयर एंड टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो हम देखते हैं जरा सा टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर जैसे हमने बताया ही आपको, ठीक है, प्रायोरिटी रहती है 2 तरह की। अब देखते हैं जरा टाइप्स के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो होता है आपका क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है संचयी पूर्वाधिकार अंश। ठीक है, संचयी पूर्वाधिकार अंश। ठीक है, अच्छा नाम से आप इसका, वर्ड से इसको आप समझ सकते हैं। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है संचित होते हुए आना। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मैंने थोड़ा ईयर लिख दिए 2-3, 20, 21 और 22। सपोज हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड दे रहे हैं, डिविडेंड दे रहे हैं या लाभांश दे रहे हैं, हम कितना दे रहे हैं, 1000 रुपीज देते हैं। ठीक है, हर साल हम कितना दे रहे हैं, 1000 रुपए दे रहे हैं। अब वो किस कैटेगरी में है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर की कैटेगरी में है। ठीक है, मान लीजिए 2020 में कंपनी को लॉस हो गया, कंपनी ने क्या किया, डिविडेंड नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ वाला डिविडेंड तो कंपनी ने नहीं दिया, अब 21 में कंपनी को डिविडेंड देना पड़ेगा। मान लीजिए 21 में भी कंपनी ने नहीं दिया, सपोज 22 में कंपनी को प्रॉफिट हो गया, तो कंपनी अब सारा प्रॉफिट कहाँ देगी, यहाँ पे देगी। मतलब 1022 वाला तो देगी ही,
2020 वाला भी 1000 देगी और 2021 वाला भी 1000 देगी। तो मतलब कितना टोटल डिविडेंड देना पड़ेगा, 3000 टोटल डिविडेंड देना पड़ेगा। कुमुलेटिव मतलब संचित होते हुए यहाँ पे लाभांश आ रहा है, ठीक है, आपको नाम से ध्यान रखना है, ठीक है। वर्ड का अगर आप मतलब समझ जाएंगे तो अच्छे से लिख के चले आएंगे, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो वर्ड लिखा रहे उसको लेमैन लैंग्वेज में अपने वर्ड में आप समझने की कोशिश किया करिए, ठीक है। तो ये हमारा है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अब देखिए इसी का अपोजिट आप याद रख सकते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। भाई अब उसमें क्या है, क्यूमुलेटिव क्या है, डिविडेंड आपका क्यूमुलेट होता हुआ है, मतलब संचित होता हुआ आया, लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होता है, संचित होता हुआ नहीं आता। तो ये आपका दूसरा टाइप बन गया, ठीक है। क्यूमुलेटिव के बाद कौन सा है, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, जिसको बोलते हैं गैर संचयी पूर्वाधिकार अंश, ठीक है। क्या बोलते हैं, गैर संचयी पूर्वाधिकार अंश। नाम से आपको क्लियर हुआ। इसमें क्या हो रहा है, लाभांश संचित होता हुआ नहीं आएगा, डिविडेंड संचित होता हुआ नहीं आएगा, ठीक है। चलिए तो भाई अब संचित होता हुआ नहीं आएगा मतलब 2020 में प्रॉफिट नहीं हुआ, 1000 का डिविडेंड नहीं दिया। अब अगले साल आपको केवल 21 का ही देना है और फिर केवल 22 का ही देना है। ये नहीं कि पिछला आपने नहीं दिया तो यहाँ दो, यहाँ वाला नहीं दे पाए तो यहाँ दो, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ये केवल क्युमुलेटिव में है और नॉन क्युमुलेटिव में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। फिर है आपका पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है भाग युक्त, ठीक है, भाग युक्त पूर्वाधिकार अंश, ठीक है। भाग युक्त का मतलब होता है कि भाई मान लीजिए कंपनी को डिविडेंड हुआ 10,000 का, ठीक है, या कंपनी की इनकम हुई 10,000 की। अब उसमें से उसने क्या किया, पहले सारे खर्चे दिए, फिर डिविडेंड वगैरह दे दिया, इक्विटी को प्रेफरेंस को भी दे दिया, इक्विटी शेयर होल्डर को भी दे दिया। अब लास्ट में कंपनी के पास सब कुछ बांटने के बाद, सब कुछ देने के बाद भी कुछ प्रॉफिट बच रहा था। सपोज 5,000 रुपए कंपनी के पास बच रहे थे। अब क्या होगा, उस 5,000 रुपए में भी अगर कंपनी क्या कर रही है, कुछ हिस्सा जो है इनको दे रही है, पार्टी कुछ हिस्सा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे रही है, तो वो कौन से कहलाएंगे, आपके पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहलाएंगे, ठीक है। मतलब उस 5,000 रुपए में भाई 1,000 रुपए 2,000 रुपए चलो हमने इनको भी दे दिया, तो ये क्या हो गए, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गए, ठीक है। फिर है आपका नॉन पार्टिसिपेटिंग, कौन सा है आपका, नॉन पार्टिसिपेटिंग। नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है गैर भाग युक्त, मतलब जिनको अलग से हिस्सा नहीं दिया जाएगा। एक बार आपने डिविडेंड जितना तय था उतना दे दिया, उसके बाद हमें नहीं देना इनको, ठीक है। तो ये आपके कौन से हो जाएंगे, गैर भाग युक्त, ठीक है। भाग का मतलब हिस्सा है भैया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो पार्टिसिपेटिंग फिर कौन सा है, नॉन पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। मतलब अगर आप एक समझ गए ना तो उसका अपोजिट आप आराम से लिख ले जाओगे। जैसे यहाँ पे आपने क्यूमुलेटिव समझ लिया, नॉन क्यूमुलेटिव इजी है सेम आपका। पार्टिसिपेटिंग समझ लिया, नॉन पार्टिसिपेटिंग इजी है, क्योंकि थोड़ी ही बातें लिखनी है आपको, ठीक है। एक दो वर्ड हटाने हैं, बाकी सारी चीजें वही लिखनी है आपको। फिर हम देखते हैं और इसके दो टाइप देख लीजिए, रिडीमेबल भी है और इररिडीमेबल भी है, ठीक है। क्या बोलेंगे आप उसको, रिडीमेबल और इररिडीमेबल, ठीक है। हमारा पांचवा टाइप कौन सा आया, रिडीमेबल। रिडीमेबल जिसको आप क्या कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है कि भाई शेयर क्या होंगे, जो आपके ये प्रेफरेंस शेयर होंगे वो क्या होंगे, एक टाइम के बाद रिडीमेबल होंगे, मतलब कंपनी इनका पैसा क्या करेगी, लौटा देगी, ठीक है, ठीक है। कंपनी क्या करेगी, इनका रिडम्पशन कर देगी, या इनका जो पैसा है क्या कर देगी, मनी इनका रिटर्न कर देगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर है आपका इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, हिंदी में इसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, शोधनीय। क्या बोलते हैं आप इसको, शोधनीय पूर्वाधिकार अंश, ठीक है, शोधनीय पूर्वाधिकार अंश। फिर है आपका, अब इसका अपोजिट कर दीजिए, ठीक है। यही अच्छी बात है कि भाई आपको सारा नाम नहीं रटना है, ठीक है। 2-3 नाम आप अगर ध्यान रखेंगे, उसका अपोजिट बना देंगे तो आपके 2-3 टाइप और निकल के आ जाएंगे। रिडीमेबल का अपोजिट आपने क्या बना दिया, इररिडीमेबल बना दिया। क्या बना दिया, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जिसको हम बोलते हैं अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश। क्या बोलते हैं हम इनको, अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश बोलेंगे हम इनको, ठीक है भाई। अब अशोधनीय है मतलब इनका पैसा कंपनी कब लौटाएगी, जब कंपनी के बंद होने का टाइम आएगा। अशोधनीय का मतलब तो यही है ना कि भाई जब कंपनी के वाइंड अप होने का टाइम आए तभी इनके पैसे क्या किए जाएं, रिटर्न किए जाएं, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, कंपनी एक्ट 2013 में क्या आ गया कि भाई इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कंपनी इशू ही नहीं कर सकती है। लीजिए, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कंपनी इशू नहीं कर सकती, ठीक है।
तो लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी रहेगी, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनी रहेंगी, या कि जो बड़े बड़े पुल वगैरह बनाती है, बांध वगैरह बनाती है, वो क्या करती है 20 ईयर्स तक के लिए क्या कर सकती है, शेयर इशू कर सकती है। कौन से? प्रेफरेंस शेयर। लेकिन हाँ 20 ईयर के अंदर उनको क्या करना पड़ेगा, रिडम्पशन करना पड़ेगा या रिडीम करना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपके हो गए टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब देखते हैं जरा सा शेयर कैपिटल के बारे में। ठीक है, तो ये आपके इक्विटी शेयर थे, प्रेफरेंस शेयर थे, उनके टाइप्स थे। ठीक है, अब हम जल्दी से देख लेते हैं शेयर कैपिटल के बारे में। ठीक है, आपका क्या आ गया, शेयर कैपिटल। अभी शेयर तो हमने पढ़ ही लिया भैया। ओके, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। ओके, देखिए शेयर कैपिटल के जो टाइप्स होते हैं, पहला होता है आपका, इसके अंदर टाइप्स आपको ध्यान रखने हैं स्पेशली। ठीक है, शेयर कैपिटल क्या होता है, कंपनी की टोटल कैपिटल होती है, आप ऐसा कह सकते हैं। कंपनी की क्या होती है, ये कैपिटल होती है, जिसको हम छोटे छोटे पार्ट में बांटते हैं, तो वही तो शेयर बना था आपका, और क्या। अब पहला है आपका क्या, ऑथराइज्ड कैपिटल। अच्छा, एक चीज आपने गौर किया होगा, जब आप क्लास 11th में हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे, तो वहां हम लिखते थे कैपिटल, केवल हम क्या लिखते थे, कैपिटल लिखते थे। अच्छा, तो अब हम इसको शेयर कैपिटल लिखते हैं। पार्टनरशिप में भी आपको याद होगा, आप क्या लिखते हैं, वहां कैपिटल ही लिखते हैं, लेकिन कंपनी वाले में हम क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल लिखते हैं। शेयर कैपिटल देखिए इसलिए लिखते हैं कि यहाँ पे कोई अकेले पर्सन की कैपिटल नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे जो कैपिटल होती है छोटे छोटे पार्ट में बटी होती है, कई सारे ओनर होते हैं, इसलिए उसको शेयर कैपिटल वर्ड बोला जाता है। ठीक है, अब एक चीज और इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, हमने 11th क्लास में किसका पढ़ा था, सोल प्रोप्राइटर का पढ़ा था, फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, ये सारी चीजें पढ़ी थी। 12th में हम जब आए हैं तो हम पार्टनरशिप पढ़ा। ठीक है, और आपके में एक चैप्टर था और है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि इस साल सिलेबस से उसको हटा दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है, और आपका कौन सा है, कंपनी अकाउंट्स है। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमें पढ़नी रहती है आपके 12th क्लास में। लेकिन एक चीज ये भी है कि भाई बैलेंस शीट जो है हमारी और पीएल हमारा बदल जाता है। यहाँ पे बैलेंस शीट कैसी बनती है आपकी, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनती है। ठीक है, सॉरी वर्टिकल फॉर्म में बनती है, ऐसे बनानी है आपको। ठीक है, लायबिलिटी और असेट, और जो पीएल रहेगा उसका नाम क्या कर देगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल कर देगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल बोला जाता है उसको। ठीक है, जो कि शेड्यूल 3 पार्ट 1 में आपकी बैलेंस शीट बताई गई है, शेड्यूल 3 पार्ट 2 में क्या बताया गया है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ पीएल आप बोलने लगे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला हम पढ़ रहे थे इसके टाइप्स में ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, देखिए ऑथराइज्ड कैपिटल का नाम आप ध्यान रखिएगा, इसको हम मैक्सिमम कैपिटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्सिमम कैपिटल भी बोलते हैं, या कि हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल है या मैक्सिमम कैपिटल हो, रजिस्टर्ड कैपिटल हो या नॉमिनल कैपिटल हो। ठीक है, ये कंपनी की क्या होती है, मैक्सिमम कैपिटल होती है, जिससे कंपनी क्या होती है, रजिस्टर्ड होती है रजिस्ट्रार के यहाँ। ठीक है, देखिए हर राज्य में, जिले में क्या होता है, एक कंपनी रजिस्ट्रार का ऑफिस होता है, जिसको आरओसी बोलते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। वहां पे क्या होता है, हमें रजिस्टर करवाना होता है, तो हम गए भाई, हमने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बता दिया। ठीक है, आपको ये वर्ड भी ध्यान में रखना होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सारी चीजें, प्रोस्पेक्टस क्या होता है। ठीक है, तो ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है, इसकी मैक्सिमम कैपिटल होती है, हमने नाम लिख ही दिया। रजिस्टर्ड कैपिटल होती है, इस कंपनी क्या होती है, रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, सपोज कंपनी कितने से रजिस्टर्ड है, 10 लाख रुपीज से रजिस्टर्ड है, जो कि कितने रुपए वाले शेयरों में बटी है, मान लीजिए हम फिर से अपना एग्जांपल ले लेते हैं, 1000 के रुपीस के शेयरों में बटी है। इस तरह कितने शेयर हुए, ये 1000 शेयर्स हुए, मतलब 1000 शेयर में बटी है। एक शेयर की प्राइस कितनी है, 1000 रुपीज है। ठीक है, दूसरा है आपका इशूड कैपिटल, ये लीजिए, ऑथराइज्ड कैपिटल के बाद क्या आया, इशूड कैपिटल आया। ठीक है, अब इशूड कैपिटल क्या होती है, देखिए इसी कैपिटल में से कंपनी क्या करती है, या कि पूरा इशू कर सकती है, इससे कम भी इशू कर सकती है। ठीक है, तो एक एमसीक्यू भी आपको यहाँ ध्यान रखना है। अच्छा, नॉमिनल कैपिटल भी दूसरा नाम देके कंफ्यूज करता है ऑथराइज्ड कैपिटल का। ठीक है, इसलिए मैंने ये नाम आपके लिए लिख दिया कि आपको ये नाम क्या रहे, ध्यान रहे। अच्छा, दूसरा क्या आ गया आपका, इशूड कैपिटल। एक ये पूछता है बार बार एमसीक्यू की भाई इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो 2-3 ऑप्शन दे देगा कि भाई ऑथराइज्ड कैपिटल इशूड कैपिटल के बराबर हो सकती है, या ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है, इशूड कैपिटल से कम हो सकती है, या ऑथराइज्ड कैपिटल इशूड कैपिटल से क्या हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। एक चीज ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑथराइज्ड कैपिटल और इशूड कैपिटल बराबर हो सकती है,
और अथॉराइज्ड कैपिटल इशूड कैपिटल से क्या हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, लेकिन अथॉराइज्ड कैपिटल इशूड कैपिटल से कभी भी कम नहीं हो सकती। ठीक है, कम इसलिए नहीं हो सकती कि भाई जब उतनी कैपिटल ही नहीं है तो आप इशू क्या कर देंगे, जितने से आपकी कैपिटल है उतनी ही तो आप इशू कर पाएंगे, भाई उससे ज्यादा इशू थोड़ी कर पाएंगे। हमारे पास इतने ही शेयर नंबर ऑफ शेयर्स है 1000, हमारी रजिस्टर्ड मैक्सिमम कैपिटल कितनी है, 10 लाख है। ठीक है, तो इतने ही आप क्या कर पाएंगे, इशू कर पाएंगे, इससे कम इशू कर पाएंगे। तो जो आपका अथॉराइज्ड कैपिटल इशूड कैपिटल बराबर हो सकते हैं, या कि क्या हो सकता है, अथॉराइज्ड कैपिटल आपकी बड़ी हो सकती है इशूड कैपिटल से, लेकिन अथॉराइज्ड कैपिटल कभी भी क्या हो सकती है, कम नहीं हो सकती इशूड कैपिटल से। ये वर्ड आप इधर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए हम सरलता के लिए ले लेते हैं कि भाई कंपनी ने पूरे 1000 शेयर इशू कर दिए। ठीक है, चलिए 1000 इशू कर दिए तो ये पूरा आपका क्या हो गया, इशूड कैपिटल हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए भाई, मान लीजिए कंपनी ने केवल 900 शेयर ही इशू किए, वो क्या हो गया, आपका इशूड हो गया, और बाकी के जो 100 शेयर बची वो क्या हो गए, अनइशूड कैपिटल हो गए। तो जितना कंपनी ने इशू कर दिया वो इशूड कैपिटल, जितना कंपनी ने इशू नहीं किया वो क्या रहेगा, आपका अनइशूड कैपिटल रहेगा। ठीक है, तो फिर अब देखते हैं अगला, अथॉराइज्ड हो गया, इशूड हो गया, तीसरा आपका हो गया सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, क्या हो गया आपका, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या हो गया आपका, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब होता है कि भाई हमने क्या माना था, 1000 शेयर ही कंपनी ने इशू किए और लोगों ने क्या किया, मान लीजिए पूरे 1000 शेयर खरीद लिए। ठीक है, अच्छा एक चीज भाई ध्यान रखिए, इससे ज्यादा भी लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे कम भी सब्सक्रिप्शन आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो इशूड कैपिटल है भाई, जितना आपने इशू किया उससे ज्यादा भी लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और उससे कम भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, या उतना ही सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो वही आपकी कौन सी कैपिटल कहलाएगी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहलाएगी। ठीक है, सब्सक्राइब कैपिटल आप कह सकते हैं इट इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज सब्सक्राइब्ड बाय द शेयर होल्डर्स, या पब्लिक आप कह सकते हैं, भाई पब्लिक ही कहिएगा, शेयर होल्डर आप तभी कहेंगे जब शेयर होल्ड करेंगे वो। ठीक है, फिर है आपका क्या, कॉल्ड अप कैपिटल। अथॉराइज्ड इशूड आ गया, सब्सक्राइब्ड आ गया, फिर आ गया आपका क्या, कॉल्ड अप कैपिटल आ गया। अब कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है भाई, मान लीजिए हमने पब्लिक ने 1000 के सब्सक्राइब किया, अब हमने क्या किया, इसी में से कहा कि भाई हम इतने शेयर अभी पब्लिक से क्या करना चाहते हैं, इतने शेयर का पैसा इन लोगों से लेना चाहते हैं, तो वही क्या हो गया आपका, कॉल्ड अप कैपिटल हो गया। ठीक है, हम अभी मान ले रहे हैं सरलता के लिए, कंपनी ने पूरे शेयर के पैसे क्या किए, मांग लिए लोगों से। ठीक है, कॉल्ड अप कैपिटल हो गया, फिर आपका कौन सा आ जाता है लास्ट में, रिजर्व कैपिटल आ जाता है। क्या आ जाता है आपका, रिजर्व कैपिटल आ जाता है। ठीक है, देखिए कॉल्ड अप कैपिटल जैसे हमने बोला 1000 शेयर, सपोज मान लीजिए कंपनी अगर 900 शेयर ही क्या करे, लोगों से मांगे, तो बाकी के जो 100 शेयर बचे रहेंगे ना, वो क्या कहलाएंगे, आपके अनकॉल्ड कैपिटल कहलाएंगे। ठीक है, अनकॉल्ड कैपिटल हो गए। तो अब बात करते हैं रिजर्व कैपिटल की, तो ये जो होता है ये पार्ट होता है किसका, पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। ठीक है, क्या होता है ये, पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। भाई मान लीजिए हमने अभी 100 शेयर का पैसा नहीं मांगा, हमने डिसाइड किया कि हम ये तभी मांगेंगे जब कंपनी के बंद होने का टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो वही क्या हो जाएगा, आपका रिजर्व कैपिटल कहलाएगा। भाई जिसको हमने रिजर्व करके रख लिया कि हम इसका पैसा तभी मांगेंगे जब कंपनी के क्या होगा, बंद होने का टाइम आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो रिजर्व कैपिटल बनाना किसको जरूरी है, देखिए जब अनलिमिटेड कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होती है तो उसको रिजर्व कैपिटल रखना जरूरी है, लेकिन अब अनलिमिटेड कंपनी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो चुका है। ठीक है, इंडिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं बची है, ना ही खोली जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या थी, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल थी, ये टाइप्स हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो टाइप्स में अथॉराइज्ड है, इशूड है, सब्सक्राइब्ड है, कॉल्ड अप है और रिजर्व कैपिटल है। अब उसके बाद हम देखते हैं, ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। फिर हम चलते हैं अब इसे इशू ऑफ शेयर की तरफ और जर्नल एंट्री की तरफ। ठीक है, हम चलते हैं इशू ऑफ शेयर की तरफ और जर्नल एंट्री की तरफ। ठीक है, अब देखिए हम आते हैं इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स, देखिए कंपनी दो तरह से इशू कर सकती है, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश या अदर देन कैश। आपके लिए इतना ये भी पढ़ना है इसमें। ठीक है, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश या अदर देन कैश, दो तरह से कैसे कैसे इशू कर सकती है। फॉर कैश, फॉर कैश का मतलब होता है रोकड़ के लिए या नगद के लिए। फिर क्या आ जाता है आपका, अदर देन कैश। तो फॉर कैश या अदर देन कैश, देखिए फॉर कैश का मतलब होता है कि भाई जब कंपनी शेयर इशू कर रही है तो उसका पर्पस क्या है, पब्लिक से पैसे इकट्ठा करना। और अदर देन कैश का मतलब क्या होता है कि कंपनी शेयर इशू कर रही है और उसका पर्पस पैसे इकट्ठा करना नहीं है। भाई मान लीजिए कंपनी ने कोई असेट परचेज की, क्या किया कंपनी ने,
असेट परचेज किया, कंपनी ने असेट परचेज किया और उसके बदले में कंपनी ने पेमेंट नहीं किया, कैश नहीं दिया, उसके बदले में कंपनी ने क्या दे दिया, वेंडर को क्या इशू कर दिया, शेयर इशू कर दिया। क्या इशू कर दिया, वेंडर को शेयर इशू कर दिया, ठीक है। उसी को बोलते हैं कंपनी शेयर इशू कर रही है अदर देन कैश, ठीक है। ये है। और पहला मैंने आपको क्या बताया, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। फॉर कैश का मतलब भाई कंपनी क्या कर रही है, पब्लिक को शेयर इशू कर रही है और उसका पर्पस क्या है, लोगों से पैसे इकट्ठा करना है। तो फॉर कैश और अदर देन कैश, ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहले हम देखते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, फिर हम देखेंगे अदर देन कैश, ठीक है। देखिए शेयर इशू का जो प्रोसीजर होता है वो भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा, ठीक है। प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है। जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है तभी लोगों को पता चलता है कंपनी के शेयर के बारे में, ठीक है। कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है, ठीक है। फिर क्या करती है, लोगों से एप्लीकेशन मांगती है। भाई जब पता चल गया, जैसे मैंने आपको बताया था ना, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, शादी होने के पहले जो कार्ड इशू किया जाता है ना, वैसे ही होता है, बस सारी जानकारी दी रहती है शेयर के बारे में, जैसे शादी के कार्ड में सारी जानकारी रहती है। तो प्रोस्पेक्टस के बाद क्या हो गया, कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशन मांगती है लोगों से, ठीक है। अप्लाई करवाती है कि भाई आप एप्लीकेशन दीजिए किसको शेयर खरीदना है। अब लोगों ने मान लीजिए अप्लाई किया, ठीक है। फिर उसके बाद कंपनी क्या करती है, शेयर कंपनी क्या करती है, अलॉट करना चालू करती है, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस इशू किया, फिर लोगों ने क्या किया, अप्लाई किया, उसके बाद कंपनी क्या करती है, शेयर को अलॉट करती है। अच्छा है, एक चीज ध्यान रखिएगा, शेयर को अलॉट कंपनी तभी कर सकती है जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मतलब जिसको हम बोलते हैं न्यूनतम आवेदन, कितना आ जाए, 90% आ जाए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ठीक है, कितना होना चाहिए, ये 90%, ठीक है। एमसीक्यू का 80% चांस वाला क्वेश्चन है कि ये रखा हुआ पेपर में आपको मिल सकता है, ठीक है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, 90% होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि भाई मान लीजिए कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए, तो कम से कम एप्लीकेशन कितना आना चाहिए, 900 शेयर के बराबर एप्लीकेशन आना चाहिए, तभी कंपनी क्या करती है, शेयर अलॉट कर सकती है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए 900 शेयर के लिए एप्लीकेशन नहीं है, तब कंपनी क्या करेगी, देखिए कंपनी इस मुसीबत से बचने के लिए क्या करती है, अंडर राइटर का सहारा लेती है। अंडर राइटर कौन होते हैं, अंडर राइटर होते हैं कि भाई कंपनी का शेयर क्या करते हैं, खुद ही खरीद लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए 800 शेयर के लिए एप्लीकेशन आया, अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना चाहिए, 900 शेयर चाहिए, तो 100 शेयर कंपनी क्या करेगी, सॉरी अंडर राइटर क्या करेंगे, खुद ही खरीद लेंगे, ठीक है। तो कंपनी उनसे क्या कर लेती है, एग्रीमेंट कर लेती है और उसका एक कमीशन डिसाइड करके उनको दे दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ब्रोकर और अंडर राइटर में क्या अंतर है, ये भी आपको जानना जरूरी है। देखिए ब्रोकर जो होता है वो शेयर बिकवाने में मदद करता है, वो खुद शेयर नहीं खरीदता, लेकिन जो अंडर राइटर होता है ना, वो खुद शेयर खरीद लेता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो अलॉटमेंट हो गया। फिर उसके बाद कंपनी क्या करती है, कॉल्स मांगती है। कॉल्स का मतलब होता है याचनाएं, ठीक है। तो भाई कंपनी क्या कर सकती है, अलॉटमेंट के बाद एक ही कॉल मांग सकती है, एक से ज्यादा कॉल भी मांग सकती है, कंपनी की सुविधा के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे आपको और बताने हैं, तो ध्यान से सुनते चलिए, ठीक है, क्योंकि आपका अच्छा खासा रिवीजन हो रहा है सारे कॉन्सेप्ट का। जो आपने पढ़ा होगा पहले से, उसी का रिवीजन यहाँ पे मैं आपको करवा रहा हूँ सीधे सीधे, ठीक है। देखिए अभी चलने दे, ठीक है। देखिए जैसा कि हम बात कर रहे थे कि अभी मुझे इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने हैं, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस आपको पता चल गया, शादी का कार्ड होता है, अरे शादी कार्ड मतलब शेयर इशू करने के पहले जो कंपनी इशू करती है। फिर है आपका एप्लीकेशन। देखिए एप्लीकेशन मनी के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो एप्लीकेशन मनी है वो कितना होना चाहिए, कम से कम 25% होना चाहिए मिनिमम, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एमसीक्यू है आपके, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिए इसको, ठीक है। तो जो आपका एप्लीकेशन मनी है वो कितना होना चाहिए, 25% मिनिमम होना चाहिए, ओके। अब बात करते हैं अलॉटमेंट की। पता ही चल गया मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में आपको, ठीक है, कितना होना चाहिए। इसके लिए न्यूनतम अभिदान जिसको बोलते हैं, न्यूनतम आवेदन बोलते हैं, कितना होना चाहिए, 90% होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 90% होना चाहिए, तभी कंपनी क्या कर पाएगी, अलॉट कर पाएगी। अच्छा कई बार कंपनी अंडर राइटर नहीं मान लीजिए जुगाड़ कर पाई या नहीं अपॉइंट कर पाई, तो क्या करेगी, एप्लीकेशन का जो पैसा आया है उसको तब तक अलग रखे रहती है जब तक 90% के बराबर एप्लीकेशन ना आ जाए, ठीक है। अगर 90% के बराबर एप्लीकेशन नहीं आता है तो कंपनी क्या करती है, वो सारा पैसा लौटा देती है, सीधी बात, रिटर्न कर देती है, ठीक है। कॉल्स की बात करें, देखिए
मान लीजिए आपके एग्जाम्पल में बार बार या इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन जो आते हैं 2 कॉल की बात होती है, तो हम भी अभी 2 कॉल ले लेते हैं, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। ठीक है, देखिए 2 कॉल्स के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। 1 मंथ का डिफरेंस होना चाहिए। कितने मंथ का डिफरेंस होना चाहिए? 1 मंथ का डिफरेंस होना चाहिए 2 कॉल्स के बीच में। और एक कॉल को पेमेंट करने के लिए कितना टाइम पीरियड मिलना चाहिए? कम से कम 14 डेज का टाइम पीरियड आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 कॉल के बीच कितना डिफरेंस होना चाहिए? कम से कम 1 महीने का डिफरेंस होना चाहिए। और कितना दिन मिलना चाहिए भाई एक कॉल के पेमेंट के लिए? 14 डेज मिलना चाहिए, ये ध्यान रखना है। और जो इसका मैक्सिमम अमाउंट होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मिनिमम है एप्लीकेशन वाले में, और यहाँ पे क्या है आपका मैक्सिमम अमाउंट कितना होना चाहिए? 25% ऑफ फेस वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, फेस वैल्यू में जो उस पर लिखा हुआ रहता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये मिनिमम रहेगा और ये मैक्सिमम रहेगा। ये सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है। किसके है? एज पर सेबी गाइडलाइन। ठीक है, सेबी आप जानते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि 1992 में बना था। ये भी ध्यान रखना है। शेयर मार्केट को क्या करता है? रेगुलेट करता है, रेगुलेटर ऑफ शेयर मार्केट, जिसको हम बोलते हैं सेबी। उसके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये 25% मिनिमम और ये 25% क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। ये ध्यान रखिए। 2 कॉल के बीच कितना डिफरेंस होना चाहिए? कम से कम 1 महीने का डिफरेंस होना चाहिए। और एक कॉल को पेमेंट करने के लिए कितना दिन मिलना चाहिए? 14 डेज कम से कम मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोसीजर। ठीक है बच्चों, तो अब हम अगले वीडियो में देखेंगे इससे जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है आपको। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं आ रही हैं, प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू।